न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल और न्यूट्रिशन इन मैन अगर हम लोग कहेंगे दैट मीन्स कि हम लोगों को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन यहाँ पर एनिमल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एनिमल ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हम लोगों को न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन अमीबा भी देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एनिमल में, न्यूट्रिशन इन अमीबा या डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा आप जानते हो कि अमीबा एक प्रोटोजोन है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स कि उसका बॉडी जो है वो एक ही सेल का बना हुआ है, एक सेल का बना हुआ है। दैट मीन्स कि उसके पास पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होंगे डाइजेशन के लिए, बट स्टिल अमीबा परफॉर्म ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आप याद करो कि न्यूट्रिशन का 5 स्टेप्स था, लेकिन अमीबा सिंगल सेल होने के बावजूद भी सारे प्रोसेस को वो कंप्लीट करता है। सो नाउ विल सी द हाउ द अमीबा परफॉर्म द डाइजेशन और दे कंप्लीट द डाइजेशन प्रोसेस। तो अमीबा की एक खासियत है कि आप जिस तरह का भी डायग्राम बना दो वो अमीबा का ही होगा, बिकॉज इट इज इरेगुलर इन शेप। ये हर मोमेंट पे अपना शेप जो है वो चेंज करते रहता है। अमीबा को इमेजिन करने के लिए आप एक थिन बलून ले सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, पॉसिबल है तो उसमें आप पानी भरो, उसको बंद करो, मतलब कि पानी पूरा नहीं भरना है, आधा भरो और उसको ऊपर से बंद करके आप उसको फर्श पे छोड़ दो। वो क्या होगा, जब आप उसको ऐसे हैंग किए हैं तो वो एक बलून के शेप में है, लेकिन जैसे ही आपने उसको फर्श में रख दिया वो थोड़ा फैल जाता है। अगर वो लिविंग होता तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अमीबा कैसे मूव करेगा या एक जगह से वो दूसरी जगह वो जाता है, क्यों उसका हमेशा शेप चेंज होते रहता है। तो वो क्या करता है कि पहले उसके अंदर के बॉडी का फ्लूइड आगे मूव करता है, तब उसका पूरा का पूरा बॉडी आगे की ओर जाता है या पार्टिकुलर उस तरफ जिस तरह की उसका फूड वगैरह है। अमीबा के पास जो एक ऑर्गन जैसा है, ऑर्गन नहीं है क्योंकि ये तो सिंगल सेल है, तो ये ऑर्गन जैसा जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडो दैट मीन्स की फॉल्स, सीडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया दैट स्टैंड फॉर लेग, यानी कि लेग का काम क्या होता है, चलना, लोकोमोशन। तो सीडोपोडिया के पास कोई ऑर्गन नहीं है लेकिन वो चलता है इसकी मदद से, तो इसलिए इसको फॉल्स लेग कहते हैं। इवन इसे चलता ही नहीं है, अपने फूड को भी कैप्चर करता है वो सीडोपोडिया के हेल्प से। तो सपोज कि इसके पास एक माइक्रोस्कोपिक फूड है, फूड के फॉर्म में ये लेता है किसी भी दूसरे फाइटोप्लैंक्टन को, कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है तो वो इसका शिकार हो जाता है। जैसे ही इसे अपने आसपास कोई फूड दिखाई देता है या पता चलता है, ये इसका जो ये दोनों सीडोपोडिया है वो कोशिश करने लगता है कि उस फूड को हम इस तरह से इनक्लोज करके अपने बॉडी के अंदर ले आए। तो सबसे पहले कि ये फूड जो है ये इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ेगा, फिर थोड़ा और ये बढ़ा और ये एक दूसरे से सट गया, यानी कि अब आप इसको ऐसे देखो, अब आप देख सकते हो कि ये जो फूड पार्टिकल्स है ये उसके बॉडी के अंदर आ गया। ये इसके ये जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, दैट कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। उसे पता है कि कहाँ हमें डिसॉल्व करना है मेम्ब्रेन को और कहाँ पर सीमेंटिंग वर्क करना है। तो अब ये इसको यहाँ बीच से इसको डिसॉल्व कर देता है और नाउ इट बिकम्स द फूड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये सील हो गया और इस तरह से ये मेम्ब्रेन इसका इस तरह का बन गया। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फूड को इसने अपने बॉडी के अंदर ले लिया। आप याद करो द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, द इनटेक ऑफ फूड, तो इसका इंजेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे हम लोग कि ये अमीबा जो है वो जनरली फूड को सॉलिड फॉर्म में वो इंगल्फ करता है। तो एक इसके लिए एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। Phagocytosis. Phagocytosis means engulfing the food or engulfing the particles. That is called phagocytosis. अगर वो solid food है, अगर वो food solid है तो phagocytosis कहेंगे, और अगर वो food जो है वो liquid है तब उसे हम लोग कहेंगे pinocytosis.
तब उसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। लेकिन ये टर्म बहुत कॉमन है, इससे आपका क्वेश्चंस भी आता है, या तो व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, या फिर व्हाट द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रू विच और बाय विच द अमीबा इंगल्फ देयर फूड, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और इवन कि हमारे बॉडी में जो WBC है वो भी फैगोसाइटोसिस करता है, जर्म्स को या किसी भी फॉरेन मटेरियल को इंगल्फ करके, जो उसे लगता है कि फॉरेन मटेरियल है, तो इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहें। एक और यहाँ पे चीज रिमाइंड करने की जरूरत है कि इसने इंजेक्शन कर लिया, एंड हम लोग को पता है कि द मैन एंड द अमीबा आर द होलोजोइक। होलोजोइक में हमने वहाँ पे बताया था आपको कि इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, तो ये अमीबा जो है वो इंट्रासेलुलर है। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर डाइजेशन करेगा, जबकि ह्यूमन बींग्स में आप याद करो मैंने आपको बताया था कि वो स्टोमक में होता है या किसी भी चैम्बर में होता है। चैम्बर वाज द कह सकते हैं कि दैट द ब्लैंक कैविटी, जो कि फ्लूइड वगैरह से भरा हुआ है, नॉट ब्लैंक सॉरी, ये कैविटी है जो फ्लूइड डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह से भरा हुआ है। बट दिस प्लेस इज नॉट मेड ऑफ सेल, ये आप कह सकते हो टिश्यू का बना हो तो दैट इज द सेल, ये भी जो है वो सेल का बना हुआ है। तो दो सेल के बीच में हो रहा है डाइजेशन, तो उसको कहेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन, while it was the intracellular digestion। कभी कभी इसमें भी पोर्शंस बनता है और आता भी है। ओके, तो इस तरह से ये अमीबा इंजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे डाइजेशन। तो जैसे ही ये बॉडी के अंदर आ गया, ये फूड कंडक्टाइल वैक्यूल ये उस साइटोप्लाज्म में फ्लोट भी करते रहेगा और धीरे धीरे ये मूव भी होता रहेगा। इसके अंदर ऑलरेडी जो एंजाइम्स आ गया है, अब ये एंजाइम्स इस फूड के ऊपर काम करना शुरू करेगा। और हम लोग जैसा जानते हैं कि डाइजेशन मीन्स कि दिस एंजाइम्स विल केमिकली ब्रेक डाउन दिस फूड मटेरियल्स, तो उसका डाइजेशन हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से वो डाइजेस्टेड फूड, आप लोगों को मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बताया था, तो ये ऑस्मोसिस के जरिए जो है डिफ्यूजन के जरिए जो है वो बाहर निकल आएगा इस साइटोप्लाज्म में, और ये पूरे इसके फ्लूइड मटेरियल में ये जाकर घुल जाएगा, ताकि इसके इस पूरे फ्लूइड मटेरियल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, चूंकि एक यूकैरियोटिक सेल्स है, तो और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एनर्जी का इस्तेमाल जो है इसी डाइजेस्टेड फूड से करेंगे, इसी का यूज़ वो करेंगे। तो इस तरह से डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, और चूंकि ये पूरा ये जो सब थ्रू आउट जो मिक्स होगा डाइजेस्टेड फूड, और फिर उस डाइजेस्टेड फूड का जो यूज होगा अदर सेल कंपोनेंट्स के जरिए, दैट विल कंप्लीट द एसिमिलेशन ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट कि चूंकि ये फ्लोट कर ही रहा है, करते करते यहाँ भी प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे फ्लोट भी कर रहे हैं, तो ये बॉडी की किसी भी सरफेस से ये आकर अटैच हो जाएगा, जहाँ पर इसका कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट है विच इज टॉक्सिक, वो उसको बॉडी में स्टोर नहीं कर सकता है। अगेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विल डिसॉल्व द एरिया थ्रू विच इट इज थ्रोन आउट द बॉडी, एंड अगेन इट विल बी सील्ड, और ये इसका प्रोसेस चलता रहेगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। सो इन दिस वे द अमीबा कंप्लीट देयर डाइजेशन, और ये इसी तरह से वो करता रहेगा। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि ये एक वक्त में एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल फूड वैक्यूल बनाए, या जैसे इसने बना लिया अगर इसे दूसरा भी फूड पार्टिकल्स मिल जाता है तो वो फिर से दूसरा फूड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो अब हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन मैन और न्यूट्रिशन इन मैन। देखने का मतलब है कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको हम लोग लिख लें डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system in man includes two things. That is, the first one is alimentary canal. Alimentary canal. And the second one is digestive juice. Digestive gland. Digestive gland.
इन ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर दोनों में से कोई एक नहीं होता है तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले कि इस एलिमेंट्री कैनाल में वो कौन कौन सा पार्ट। सो फर्स्ट हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के वो पार्ट्स को देखेंगे कि वो कौन कौन सा ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। सो इट विल स्टार्ट विद द माउथ। See, it is also a very simple question and the questions usually comes in exams also, that elementary canal का part जो है वो कहाँ से start होता है और कहाँ end होता है। So अभी हम लोग देख लें कि elementary canal starts with mouth। Mouth में फिर हम लोग देखेंगे कि mouth में हम लोगों का क्या क्या है। That is teeth, teeth है, tongue है, teeth है, tongue है, and the jaws or the lips, these all helps in the process of digestion, and jaws भी हम लोग कह सकते हैं या cheeks कह सकते हैं, cheeks। तो इतने parts जो है वो हम लोगों के mouth में आते हैं। Next pharynx, pharynx को भी कभी कभी mouth में ही include करते हैं। Esophagus यानी कि this is food pipe, फूड पाइप जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। सो दिस इज फूड पाइप एंड स्टमक। नेक्स्ट इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, एंड द लास्ट वन इज एनस। लेकिन अभी लास्ट नहीं हुआ है। ये इंटेस्टाइन जो है हम लोगों के पास दो तरह के इंटेस्टाइन है। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन and large intestine. Sorry. Large intestine. Small intestines में 3 parts है। वो कौन कौन सा है? That is duodenum, duodenum, duodenum and jejunum। ये actually jejunum जो है वो बहुत सारे बुक्स में इसका जिक्र नहीं होता है, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। एंड द लास्ट वन इज इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सीकम, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये 3 जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन्स को स्मॉल इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये लेंथ में छोटा है, लेंथ में ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है। स्मॉल इसलिए कहते हैं कि ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स है, तो आप देखो कि इसका ये जो ओपनिंग है उसका सरफेस एरिया लार्ज इंटेस्टाइन्स का ज़्यादा है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स का कम है। जैसे आप ये देख लें, तो आप इसको क्या देख रहे हैं कि इसका ये जो माउथ का जो वाइडनेस है वो कम है, सरफेस एरिया कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अदरवाइज लेंथ वाइज दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गर देन दिस लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, सो डाइजेस्टिव ग्लैंड, कौन कौन सा ग्लैंड है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। सो द फर्स्ट वन इज सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट लीवर, नेक्स्ट पैंक्रियाज, नेक्स्ट इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड। अब हम लोग इसका साथ में फंक्शन देखते हुए चलेंगे। जब इसका फंक्शन हम लोग पहले देख लेंगे तब डाइजेशन को उसके फिगर के साथ समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कहाँ पर कौन क्या परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें सैलिवरी ग्लैंड, और उससे ही पहले देखें ग्लैंड। एक्चुअली ग्लैंड आजकल बहुत ही टर्म कॉमन है। ये ग्लैंड हर तरह की बीमारियों में जो है एक ग्लैंड आ रहा है, जैसे सिस्ट कह लें, फाइब्रॉइड कह लें, चूँकि अपने आप में ट्यूमर्स कह लें। सो दिस ऑल आर मोर और लेस यू कैन से द ग्लैंड। और कुछ ग्लैंडुलर प्रॉब्लम भी होता है। तो ग्लैंड को हम लोग इमेजिन कैसे करेंगे, ग्लैंड कैसा होता होगा।
और एक और चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं। जब ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को जानना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब इसको हम लोग जान लेंगे तब ये सारे ग्लैंड को जानना बहुत आसान हो जाएगा। ये दोनों क्या है? सो एंडो और एक्सो, इसका दोनों का मतलब है, आप एंडो देख लो मीन्स के इनसाइड एंड द एक्सो द आउटसाइड। दोनों ग्लैंड है। अब फिर यहाँ से समझने की बात आ गई कि ग्लैंड क्या है एक्चुअली। तो आप देखो कि आपके बॉडी में कभी कभी बहुत सारे ग्लैंड जो है जो विजिबल हो जाते हैं, एटलीस्ट आप उसको छू कर अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि चाइल्डहुड में बहुत सारे बच्चों को गाल खुलने की प्रॉब्लम होती है। तो उसका वजह होता है कि उसके कान के नीचे यहाँ पर गिल्टी हो जाता है। इसको आप गिल्टी हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो एक्चुअली वो गिल्टी जो है वही ग्लैंड है। जब आप उसे छूते हो तो आप देखते हैं कि वो कुछ गोल गोल सा जो है वो फील होता है और वो स्लिप करता है। और चूंकि इस प्रॉब्लम में जब जिसको हम लोग गाल खुलने की प्रॉब्लम कहते हैं, दैट इज मम, वो बच्चों में ही होता है, बड़ा में नहीं होता है। ओके, तो अब आप एटलीस्ट ग्लैंड को आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का ग्लैंड होता है। फिर उसके बाद आप देखो कि ये जो हम लोग कहते हैं कि दोनों साइड में आप टच करके देखो तो वहाँ भी आपको गोल गोल सा दिखाई देगा, वो भी ग्लैंड है। तो अब आते हैं हम लोग कि एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक ग्लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज डक्टलेस ग्लैंड। इसमें कोई डक्ट नहीं है, मीन्स इससे किसी भी तरह का कोई पाइप की तरह का स्ट्रक्चर्स नहीं निकल रहा है। जबकि एक्सोक्राइन जो है दिस इज द डक्टनेस ग्लैंड, हम लोग कह सकते हैं कि इससे डक्ट निकल रहा होता है। सो ये फर्स्ट डिफरेंस है, द डक्टलेस एंड दिस इज डक्टनेस कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये ग्लैंड जो है ये हमेशा सिक्रीट्स करता है एंजाइम और ये हमेशा सिक्रीट्स करता है हार्मोन। एक और चीज, ये सिर्फ हार्मोन रिलीज करता है लेकिन ये एंजाइम भी रिलीज करता है, ऑयल भी रिलीज करता है, म्यूकस भी रिलीज करता है एंड समटाइम्स वी कैन से लाइक कुछ वैक्सी मटेरियल्स, सॉरी वो ऑयल में ही उसको इंक्लूड करेंगे। तो वैक्सी मटेरियल्स दैट इज ऑल्सो, तो ये इतने चीज़ों को रिलीज करता है। इवन की स्वेट भी जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही वो सेल्स एक्चुअली निकलता है, तो ये इस ग्रुप में आएगा। ये सिर्फ हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट, कि ये हमेशा अपने टारगेट साइट के आसपास ही होता है जहां उसका काम होता है। टारगेट साइट करने का मतलब है कि उसका टारगेट क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देखो लीवर जो ऑर्गन है जो डाइजेशन का काम करता है, तो ये स्टोमक के पास में ही है क्योंकि उसका काम जो है उसी आसपास के एरिया में है। वहां से वो एक पाइप निकाल के वहां तक उसको सप्लाई करता है। लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड करने का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये आपका यहाँ पर जो है बटरफ्लाई की तरह का होता है, वो थायराइड ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन में है, तो ये ब्रेन है वो ब्रेन में, लेकिन वो क्या करता है कि वो पूरे बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मीन्स उसका टारगेट साइट डिफरेंट है कहीं और, लेकिन टारगेट साइट का उसका काम जो है वो अलग अलग जगह पर है। तो ये इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये हमेशा आसपास ही रहता है और ये डायरेक्टली वहाँ पे उसको टारगेट साइट में अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है। जबकि ये क्या होता है कि ये पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो निकलता है, फिर वो ब्लड में जाता है और ब्लड से वो कैरी आउट होते हुए जिसका जहाँ पे उसका काम होगा वो कर लेगा। तो ये डिफरेंसेस है। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एंजाइम निकालता है, दैट मीन्स कि दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। तो अभी हम लोग देखेंगे सैलिवरी। ओके, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पाया जाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये माउथ में सैलिवा, ये जो माउथ का जो पूरा लिक्विड मटेरियल है जो हमारे माउथ में नमी बनाए रखता है, माउथ को कभी ड्राई नहीं होने देता, उसको हम लोग सैलिवा कहते हैं। तो सैलिवा इज रिलीज्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड इज ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पैरोटिड एंड ये पैरोटिड इज द लार्जेस्ट वन, द पैरोटिड। नेक्स्ट वन इज maxillary and the third one is mandibular. Mandibular is sublingual भी कह सकते हैं।
सबलिंगुअल। सबलिंगुअल आपको याद रखना ज्यादा आसान होगा, इसलिए मैंने लिखा है सबलिंगुअल। ओके, अभी देखिए पैरोटिड, मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ये क्या है। जैसे अभी अभी बताएं कि हम लोग जानते हैं कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये माउथ में उसका काम है, तो माउथ में होगा। बट इट इज़ वेरी शॉकिंग कि अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि कान के नीचे जो गिल्टी होती है, जो अक्सर इन्फेक्शन की वजह से अगर माउथ के एरिया के आसपास कोई इन्फेक्शन है तो वो ग्लैंड जो है वो विजिबल और पेनफुल भी हो जाता है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो वो जो गिल्टी जो आपको दिखाई दे जाता है, जब विजिबल हो जाता है, वो गिल्टी पैरोटिड है। और आप देख सकते हैं कि उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि पैरोटिड। क्वेश्चन है कि विच सैलिवरी ग्लैंड इज द लार्जेस्ट, दैट इज पैरोटिड। मैक्सिलरी, हमारे जो चिक्स है, चिक्स के पास में जितना भी जो आप देखो, आप चिक्स को टच करके देखो टंग से, उसमें आपको गोल गोल जैसा आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, मतलब समझ में आएगा आपको, वो हो गया। और ये हमारे जो अपर जॉज हैं, तो उस एरिया में ये मैक्सिलरी जो है वो पाया जाता है, और वहां से वो डक्ट के साथ जो है माउथ में सैलिवा रिलीज करता है। सबलिंगुअल, लिंगुअल मैंने इसलिए कहा मैंडिबुलर ना कहकर लिंगुआ, सबलिंगुअल या बाइलिंगुअल। लिंगुआ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर टंग, तो इसलिए आपको याद रहेगा। जैसे होता है कि आप कितनी जबान बोल सकते हैं, इफ यू कैन स्पीक इन 2 लैंग्वेज, इफ यू कैन स्पीक 2 लैंग्वेज दैट मीन्स यू आर बाइलिंगुअल। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिंगुआ मतलब लिंगुआ, लिंगुआ मतलब टंग हो जाता है, लिंगुआ। तो अब आप देखो कि अपने टंग को ऊपर करो, आपके टंग के नीचे जो है 2 साइड में बीच में एक बहुत ही फाइन पार्टीशन है, और उसके साइड में जो है वो गोल गोल सा जो स्ट्रक्चर्स है, दैट इज द सबलिंगुअल टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिक्रीशन क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। तो ये तीनों मिलकर जो रिलीज करते हैं जैसे सैलिवा, तो सैलिवा में क्या क्या होता है, तो सैलिवा है एंजाइम्स, टाइलिन, और इसको सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन एंड सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज। ओके, तो ये टाइलिन का क्या काम है, इसका काम है कि ये जो हम फूड लेते हैं उसमें जो स्टार्च होता है, तो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो इस स्टार्च को, चूंकि माउथ में फूड बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, ऐसे भी हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, कहा जाता है कि फूड को खाना खाते समय आपको बात नहीं करना है, आप फूड को धीरे धीरे चबाइए, चबाकर और फिर उसको जो है स्टोमक के हवाले कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, 2 बार 3 बार फूड को मैस्टिकेट चबाते हैं और उसको डायरेक्ट स्टोमक को भेज देते हैं। तो आप सुने होंगे कि ऐसा कहा जाता है कि हर एक ह्यूमन बींग्स में आधे से ज़्यादा उसकी बीमारी जो होती है वो पेट की वजह से होती है। तो कहते हैं कि अगर दांत का काम आंत को देंगे तो प्रॉब्लम होगा ही, मीन्स कि फूड को चबाना वो कौन कर रहा है, दांत कर रहा है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसका दांत का ये काम है, लेकिन चूंकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा फूड को पीसते नहीं हैं, 2-3 बार बस पीसते हैं और उसको स्टोमक में भेज देते हैं। अगर हम लोग देर तक उसको चबाएं तो हम लोग जो है मीठापन महसूस करते हैं। तो उसका वजह क्या है कि जो स्टार्च है, यानी कि आप देर तक फूड को रखते हैं, तो दैट मे बी माल्टोज में वो कन्वर्ट होता है, इट इज ऑल्सो लिटिल बिट स्वीट इन टेस्ट, और फिलहाल यहाँ पे माल्टोज के फॉर्म में ही रहता है, आगे चलकर वो फिर उसका फर्दर डाइजेशन होता है, लेकिन जितना कम टाइम में रहता है उतना देर में वो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ओके, सो दिस वाज टाइलिन। द नेक्स्ट वन इज म्यूसिन। म्यूसिन जो है, आप देखते होंगे कि आपका जो सैलिवा है वो स्लिपरी है, तो एक्चुअली स्लिपरी बनाने के लिए ये म्यूसिन को भेजा जाता है, इसलिए ताकि जब फूड जो स्लिपरी होगा तो वो आसानी से अंदर पास हो सकता है। अदरवाइज पता चला कि बहुत रूखा है, और चूंकि हम लोगों का फूड जो है बहुत वैराइटीज होते हैं, उसमें कुछ ड्राइड भी होता है, हम लोग क्रिस्पी भी खाना पसंद करते हैं, तो अगर वो म्यूकस से
अगर वो स्लिपरी ना हो तो हमारे ओसोफेगस को काटते छाटते हुए वो स्टमक में पहुंचेगा। तो फिर इस ओसोफेगस में ऑइंटमेंट कौन लगाएगा? नॉट इजी। तो इसलिए म्यूसिन है जो कि फूड को स्लिपरी बना देता है। एंड द लास्ट वन इज द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम चाहे म्यूसिन, आप यहाँ पर देखो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिर्फ टाइलिन है। म्यूसिन का काम टू मेक द फूड स्लिपरी। लाइसोजाइम का काम जो है टू किल द माइक्रोब्स इफ प्रेजेंट इन द फूड। अगर वो माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो छोटे छोटे माइक्रोब्स को, मीन्स कि कम पावरफुल वाले माइक्रोब्स को ये लाइसोजाइम्स जो है, जो कि सैलिवा में मौजूद है, ये उसको किल कर देता है और फूड जो है वो अब हाइजीनिक है आपको अंदर सप्लाई करने के लिए। तो लाइसोजाइम आप कई बार देखे होंगे, एक्सपीरियंस भी किए होंगे या आसपास देखे होंगे या मूवीज़ में देखे होंगे। अक्सर हाथ वगैरह कट जाती है, लोग हाथ को अपने मुंह में ले लेते हैं। इट डजंट मीन कि वो अपना खून बाहर नहीं करना चाहते हैं, उसका पर्पस ये होता है जो कि वो अननोइंगली है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं किया या नहीं करता है, लेकिन उसका पर्पस क्या है कि अगर आपका फिंगर्स कट जाता है, दैट मीन्स कि दैट माइक्रो एरियाज आर ओपन to the environment and the microbes can easily be entered inside your bodies which may be harmful for you। तो उसको क्या करते हैं, जैसे ही आप माउथ में लेते हैं, माउथ में क्या है, सैलिवा है, सैलिवा में लाइसोजाइम है। ये लाइसोजाइम सबसे पहले उसको स्टेरिलाइज करता है और उस ओपन एरिया में जो ओपन हो गया है वहाँ पे किसी माइक्रोब्स को वो जाने नहीं देता है। So these are the function of this all three kinds of constituent of saliva। और एक चीज कि एक एडल्ट ह्यूमन में ये 2 से 10 लीटर, हाफ टू 2 लीटर सैलिवा रिलीज करता है पर डे। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स हैबिट और देयर फूड हैबिट। जैसे कुछ लोग हैं जो कुछ लोग हैं जिन लोगों को आदत होती है तंबाकू खाने की, वो किसी भी फॉर्म में लिया, वो गुटखा लिया, खैनी लिया, इवन कि अगर वो पान लेता है तो पान में कसेली होती है, तो या चाहे पान भी वो अगर वो खाता है तो उसे बार बार थूकने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो एक्स्ट्रा उन लोगों को वाटर की ज़रूरत पड़ती है टू मेंटेन द क्वांटिटी एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सैलिवा, अदरवाइज उनका सैलिवा जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। ऐसे इन जनरल एक हेल्दी पर्सन्स में 1/2 to 2 लीटर सैलिवा रिलीज होता है। सैलिवा का जो नेचर है वो अल्कालाइन है, लेकिन वो अल्कालाइन कब है, ड्यूरिंग द डे। जब आप रात भर सोते हैं तो आपके चूंकि माउथ में कुछ ना कुछ फूड कहीं फंसा होता है, जो बैक्टीरिया के लिए दावत है, बैक्टीरिया उस पर पूरा रात भर अपना काम करता है। इन द मॉर्निंग आप ब्रश करने से पहले अगर नोटिस किए होंगे तो आपको ये पता चलता होगा कि जो सैलिवा है दैट इज वाटरी, नॉट म्यूसिलेजिनस, वो स्लिपरी नहीं है वो, एंड एट दैट टाइम देयर नेचर इज एसिडिक, वो एसिडिक हो जाता है। फिर आप ब्रश करते हैं, फिर सब कुछ मॉल जितना भी अंदर रात भर का जो खेल हुआ होता है सब पे पानी फिर जाता है और फिर से जो रियल नेचर है सैलिवा का दैट इज द अल्कालाइन, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड।